नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सोनी मनोविज्ञान क्लासेज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम मनोविश्लेषणवादी जो सिद्धांत है सिगमंड फ्राइड का, उस सिद्धांत के बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे। इससे पहले हमने व्यक्तित्व के वर्गीकरण के जो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बताया था उसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया था। आज जो पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर बार जब भी पेपर चाहे थर्ड ग्रेड का हो रहा है, चाहे सीटेट का हो रहा है, चाहे सेकेंड ग्रेड का शिक्षक भर्ती एग्जाम जिसमें मनोविज्ञान शामिल है, उस पेपर में हमेशा मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत से पेपर में प्रश्न आ रहा है। तो दोस्तों आज इस सिद्धांत को हम अच्छे से पढ़ेंगे, आप लोग इसको सीखने का प्रयास करना। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत से। देखो, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत दोस्तों आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि जो मनोविश्लेषणवादी जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने। किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस सिद्धांत को क्लासिकी सिद्धांत भी कहते हैं। क्लासिकी सिद्धांत प्रश्न आ जाए पेपर में, किस सिद्धांत को क्लासिकी सिद्धांत कहते हैं? और दोस्तों याद रखना, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने। किसने दिया था? पावलोव ने। अपन बात कर रहे हैं सिर्फ ओनली क्लासिकी सिद्धांत की, जो किसने दिया था ये सिद्धांत? सिगमंड फ्राइड ने। और प्रश्न आ जाए आपको, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत को व्यक्तित्व के आधार पर सिगमंड फ्राइड ने इसको कितने भागों में डिवाइडेड किया? दोस्तों 3 भागों में। और इसको अच्छे से पढ़ना क्योंकि पेपर में प्रश्न आता है, हमेशा बहुत डीप प्रश्न आता है, कभी इजी प्रश्न भी आता है। पेपर में एक प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यदि अपन बात करते हैं मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत की, मनोविश्लेषणवादी जो सिद्धांत है सिगमंड फ्राइड ने इसके 3 तत्व बताए थे दोस्तों। एक तो व्यक्तित्व की संरचना। दोस्तों व्यक्तित्व की संरचना, व्यक्तित्व की संरचना आप लोगों ने पढ़ी होगी। इसमें 2 मॉडल आते हैं, एक तो आकारात्मक मॉडल। कौन सा दोस्तों? आकारात्मक मॉडल। और एक आता है दोस्तों कौन सा? गत्यात्मक मॉडल। इसमें 2 मॉडल होते हैं, एक का नाम क्या है? आकारात्मक, और एक का नाम गत्यात्मक। और इसमें जो आपने पढ़ा होगा, इसमें ये 3 प्रकार का होता है। जैसे आप लोगों ने इसमें एक चेतन, दूसरा अचेतन मन, और तीसरा कौन सा दोस्तों? अर्धचेतन मन। इस प्रकार से आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। और गत्यात्मक मॉडल जो पेपर में ज़्यादातर प्रश्न यहाँ से भी अपने को देखने मिलते हैं, एक दोस्तों क्या? इड। क्या दोस्तों? इड। और एक क्या? ईगो। और एक है दोस्तों क्या? सुपर ईगो। तो दोस्तों ये क्या है, इसके बारे में भी अपने को आज मालूम करना है। ये क्या है, इसका प्रयोग कहाँ पर हो रहा है, क्या हो रहा है? तो दोस्तों सबसे पहले जो व्यक्तित्व की संरचना है इसके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। दोस्तों जो दूसरा सिद्धांत है व्यक्तित्व की गति की, व्यक्तित्व की गति की। अच्छा, व्यक्तित्व की गति। दोस्तों इसमें क्या आता है आप लोगों को मालूम होगा कि जैसे जिस प्रकार से हम इसमें क्या बोलते हैं, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। व्यक्तित्व की गति के बारे में जब आप लोग पढ़ोगे, व्यक्तित्व गति के बारे में जब आप लोग पढ़ोगे तो इसमें क्या थी? चिंताएं। क्या थी इसमें? चिंताएं, भ्रम, अहम रक्षाएं, सुरक्षाएं। तो दोस्तों इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, किसको? व्यक्तित्व की गति को। और एक आपने पढ़ा होगा इसमें कि आकारात्मक मॉडल को चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, चेतन कितना परसेंट है, चेतन कितना है, अर्धचेतन कितना है, इड किसको प्रभावित करता है, ईगो किसको प्रभावित करता है, क्योंकि ये प्रश्न अपने को बार बार देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग भी इस चीज़ को आप लोग अच्छे से पढ़ना कि व्यक्तित्व की जब गति पढ़ते हो तो इसमें क्या आएंगी, पेपर में आपसे पूछे मूल प्रवृत्तियाँ। क्या दोस्तों? इसमें मूल प्रवृत्ति, चिंता और अहम या रक्षा युक्तियाँ। अहम या रक्षा युक्तियाँ दोस्तों इनको अच्छे से पढ़ना है अपने को कि ये क्या चीज़ है। इनको अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पहले सिर्फ ये समझ लो कि मनोविश्लेषणवादी जो सिद्धांत है सिगमंड फ्राइड ने अपने जो विश्लेषणवादी जो सिद्धांत को कितने भागों में डिवाइडेड किया है। एक तो दोस्तों व्यक्तित्व की संरचना हुई, व्यक्तित्व की गति की हुई, और व्यक्तित्व की संरचना में हम लोग देख रहे हैं कि 2 मॉडल होते हैं, आकारात्मक और कौन सा? गत्यात्मक, जिसमें चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। एक व्यक्तित्व की गति की जिसमें हमने बात की मूल प्रवृत्ति, चिंताएं, अहम और क्या दोस्तों? रक्षा युक्तियाँ। और दोस्तों एक आपने पढ़ा होगा कौन सा? व्यक्तित्व का मनोलैंगिक विकास। दोस्तों कौन सा? व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास या क्या? मनोलैंगिक सिद्धांत। इसमें सिगमंड फ्राइड ने एक बालक की कितनी अवस्था बताई दोस्तों?
5 अवस्थाएं बताई हैं। तो यदि हम चर्चा करते हैं मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत की, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने दिया था। कितने तत्व बताए मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत को? दूसरा नाम क्या है? क्लासिकी सिद्धांत। और इसको सिगमंड फ्राइड ने कितने तत्वों में या कितने भागों में वर्णन किया? 3। व्यक्तित्व की संरचना, व्यक्तित्व की जो संरचना है उसको 2 मॉडल बताए, एक आकारात्मक मॉडल, एक कौन सा? गत्यात्मक मॉडल। आकारात्मक मॉडल में चेतन मन, अचेतन मन और तीसरा कौन सा? अर्धचेतन। और दूसरा अपन बात करते हैं गत्यात्मक मॉडल में। किसमें दोस्तों? गत्यात्मक मॉडल में। तो गत्यात्मक मॉडल में एड, ईगो और क्या? सुपर ईगो। एक दूसरा बताया व्यक्तित्व की गति की, जिसमें मूल प्रवृत्ति, चिंताएं, अहम या रक्षा युक्तियां। या तीसरा जो मॉडल बताया था, तीसरा था तो व्यक्तित्व का मनोलैंगिक विस्तार। तो दोस्तों आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसको विस्तार से अच्छे से पढ़ना। सबसे पहले आज हम वर्णन करते हैं किसका? व्यक्तित्व की संरचना का, जिसको आकारात्मक और गत्यात्मक मॉडल को अच्छे से हम पढ़ेंगे कि चेतन क्या, चेतन क्या, अर्धचेतन क्या है और ये कैसे क्या चीज प्रभावित करता है। बहुत डीपली प्रश्न आता है, लोगों का प्रश्न पेपर में गलत आ जाता है। आज प्रयास करना कि यहाँ से अपना प्रश्न पेपर में गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत में से आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है दोस्तों व्यक्तित्व की संरचना। और व्यक्तित्व की जो संरचना है उसमें से 2 प्रकार के थे, आज हम पढ़ेंगे उसमें से कौन सा? आकारात्मक मॉडल। कौन सा दोस्तों? आकारात्मक मॉडल। आकारात्मक मॉडल जिसको सिगमंड फ्राइड ने कितने भागों में डिवाइडेड किया? 3 भागों में। आज हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं चेतन मन। कौन सा दोस्तों? चेतन मन। पहले ही क्लियर कर चुका था। चेतन मन 10 में से कितना भाग? 1/10। अर्थात दोस्तों चेतन मन का जो संबंध है वो किससे? वास्तविकता से। किससे? पेपर में आ जाए प्रश्न, वास्तविकता से या यथार्थवादिता से। यथार्थवादिता। दोस्तों आप लोगों को बताया चेतन मन। चेतन मन किसको कहता है? मैंने कहा आप इस पेन को देखो, आपने देखा ये आपके चेतन मन में गया। मैंने कहा आप इस पेन को देखो, आपने इसको देखा, ये भी चेतन मन में गया। इससे पहले जो आपने इस पेन को देखा दोस्तों वो कैसे मन में गया? अचेतन मन में। अर्थात चेतन मन का मतलब होता है दोस्तों वास्तविक स्थिति से, यथार्थवादिता से जो चीज़ घट रही है। जैसे इसकी सिगमंड फ्राइड ने चेतन मन की जो तुलना की थी दोस्तों वो किससे की थी? बर्फ के टुकड़े से। किससे दोस्तों? बर्फ के टुकड़े से। अर्थात दोस्तों कहने का मतलब ये कि एक गिलास है, गिलास में बर्फ का टुकड़ा हमने पानी में डाला हुआ है। जो ऊपरी का जो हिस्सा है वो कौन सा कहलाएगा दोस्तों? चेतन मन कहलाएगा। और जो नीचे का हिस्सा है वो अचेतन मन कहलाएगा। जैसे हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं दोस्तों मान लो ये पानी का गिलास है दोस्तों, ये क्या है? ये पानी का गिलास है। जैसे ही गिलास यहाँ तक भरा हुआ है और जैसे हमने मान लो उसमें कोई बर्फ का टुकड़ा डाला हुआ है तो जो ये हिस्सा है ये मात्र 10% दोस्तों, ये कौन सा? 90%। अर्थात जो ये हिस्सा कहलाएगा वो दोस्तों कौन सा कहलाएगा? चेतन मन। और जो नीचे का हिस्सा है दोस्तों वो कहलाएगा कौन सा? अचेतन मन। अर्थात इसको हम 10 में से 1% भी कह सकते हैं, 100 में से 10% कह सकते हैं। और इसका जो संबंध है वो किससे कहलाएगा दोस्तों? वास्तविकता या यथार्थिकता। और आगे बताता है सिगमंड फ्राइड कि इसका जो मुख्य संबंध है सामाजिक मूल्य एवं नैतिकता। सामाजिक मूल्य एवं दोस्तों क्या? नैतिकता के साथ इसका मुख्य रूप से संबंध बताया किसने? सिगमंड फ्राइड ने। वास्तविकता से बताया है, यथार्थवादिता से बताया हुआ है। तो दोस्तों अपने को ये पूरा पढ़ के जाना है। किसका? चेतन मन को 1/10 भाग बताया है। और इसका जो मुख्य बात है तत्काल जानकारी प्राप्त करना। तत्काल जानकारी प्राप्त करना। चेतन मन का संबंध जो आप पढ़ रहे हो बिना प्रयास किए ही याद आ जाना। बिना प्रयास किए हुए याद आ जाना। किसमें आएगा दोस्तों? वो चेतन मन के अंतर्गत आएगा। अर्थात दोस्तों चेतन मन का होता है वास्तविकता, यथार्थवादिता। इसका जस्ट विपरीत अपन बात करते हैं वो अचेतन मन। अर्थात जो चीज़ घटेगी, अपन जो पढ़ रहे हैं, जो चीज़ अपने सामने हो रहा है वो किसके अंतर्गत आएगा? चेतन मन के अंतर्गत आएगा। ये चीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना कि जो आकारात्मक मॉडल है इसको सिगमंड फ्राइड ने 3 भागों में डिवाइडेड किया, जिसमें से चेतन बताया, अचेतन बताया, अर्धचेतन बताया। दोस्तों हो सकता है पेपर में आपसे आकारात्मक मॉडल नहीं आए तो इसका दूसरा नाम आपको आ सकता है मनोगतिकी मॉडल। एक ही बात है दोस्तों कि आकारात्मक मॉडल और क्या मनोगतिकी मॉडल क्या है। और इसको सिगमंड फ्राइड ने कितने भागों में डिवाइडेड किया है? तो इसको 3 भागों में डिवाइडेड किया है। चेतन मन के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो आज अब दूसरा जो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों वो है कौन सा? अचेतन मन। कौन सा? अचेतन मन। तो आप इसको अच्छे से सीखने का प्रयास करना।
अचेतन मन। दोस्तों अचेतन मन कितना प्रतिशत? 90%। दमित इच्छाओं का भंडार, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, दमित इच्छाओं का भंडार। दोस्तों कहने का मतलब ये कि जब बालक की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, जब बालक की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो वो कैसे मन में जाती है? अचेतन मन में जाती है। प्रश्न आ जाए दमित इच्छाओं में, दमित इच्छाएं जो कहलाती हैं वो कैसे मन में जाएगी? अचेतन मन में। और अचेतन मन को पढ़ने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी दोस्तों? मनोविश्लेषणात्मक, मनोविश्लेषणात्मक विधि। और मनोविश्लेषणात्मक विधि किसने दी दोस्तों? सिगमंड फ्रायड ने दी। और जो अचेतन मन है दोस्तों, क्या अचेतन मन है? अचेतन मन का कहने का मतलब ये कि इसके अंतर्गत जो बच्चा होता है वो दोस्तों असामाजिक होता है। क्या होता है दोस्तों? असामाजिक, असामाजिक होता है। किसके अंतर्गत दोस्तों? अचेतन मन के अंतर्गत। और दोस्तों सबसे दमित इच्छा कौन होता है? सबसे बड़ा मन होता है, सबसे बड़ा मन अर्थात मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। बालक में अनैतिकता पाई जाती है, अनैतिकता पाई जाती है दोस्तों किसके अंतर्गत? अचेतन मन के अंतर्गत। सबसे ज़्यादा बालक इसी स्थिति में कामुक होता है। क्या होता है? कामुक होता है। याद करने पर भी कुछ याद नहीं आता, याद करने पर कुछ याद नहीं आता, क्योंकि दोस्तों मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है कौन सा? अचेतन मन। और दोस्तों ये व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर रहता है। प्रश्न आ जाए ये व्यक्ति के कंट्रोल नहीं होता है, व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर। प्रश्न आ जाए मन की वह कौन सी स्थिति जो बालक के नियंत्रण से बाहर होती है? क्या आंसर आएगा उसका? अचेतन मन आएगा। ध्यान रखना दोस्तों, स्वप्न अवस्था में। प्रश्न आ जाए इसको, पेपर में कई बार प्रश्न आया हुआ है, बट सीटेट के एग्जाम में स्वप्न अवस्था में अचेतन मन को हम लोग क्या कहते हैं? सम्मोहन। क्या कहते हैं दोस्तों? सम्मोहन। याद रखने का प्रयास करना आप लोग इसको कि स्वप्न अवस्था में इसको हम लोग क्या कहते हैं? सम्मोहन कहते हैं। और याद करने पर भी यहाँ पर कुछ भी याद नहीं आता, अनेकता होती है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति होता है यहाँ पर क्या होता है? कामुक होता है। और प्रश्न कई बार आया हुआ है दोस्तों कि लिबिडो शब्द का प्रयोग किसका दोस्तों? लिबिडो शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? लिबिडो जो शब्द का प्रयोग है दोस्तों कामुकता, वो किया है किसने? सिगमंड फ्रायड ने। तो आप लोगों को उसको अच्छे से याद रख के जाना है। इसमें जो बच्चे की होती है मिथ्या रूप होती है दोस्तों। क्या होती है? मिथ्या रूप, अर्थात छद्म परिपक्वता पाई जाती है बालक में। क्या पाई जाती है दोस्तों? छद्म परिपक्वता। किसके अंतर्गत? अचेतन मन के अंतर्गत। और दोस्तों याद रखना आप लोग कि व्यक्तित्व को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला मन है, व्यक्तित्व को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला मन, व्यक्तित्व को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला मन कौन सा दोस्तों? अचेतन मन। इससे पेपर में प्रश्न आएगा, याद रख के जाना है। पूरा मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत किसका? सिगमंड फ्रायड का। क्योंकि बच्चा असामाजिक होता है। क्या होता है दोस्तों? असामाजिक होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। क्योंकि 100 में से कितना प्रतिशत हो रहा है? 90%। और मैंने आपको पहले क्लियर कर चुका था कि जैसे मान लो ये एक पानी का गिलास है। क्या ये पानी का एक गिलास है और जिसमें से पानी भरा हुआ है, जिसमें से हमने बर्फ को डाला हुआ है, तो ये जो मन कहलाता है वो कौन सा है? चेतन मन। और जो दोस्तों ये कराएगा वो दूसरा कौन सा मन? अचेतन मन। आकारात्मक मॉडल के अंतर्गत जो हमने पढ़ा हुआ है, पहले चेतन मन पढ़ा था, अब अचेतन मन पढ़ा हुआ है। और विशेषकर अचेतन मन को बताने वाला जो मनोवैज्ञानिक हुआ दोस्तों, वो कौन हुआ था? सिगमंड फ्रायड हुआ था। और आप लोग भी इसको अच्छे से क्लियर करना। किसको? चेतन मन क्या है, अचेतन मन क्या है? चेतन मन का होता है वास्तविक स्थिति, अचेतन मन का होता है वास्तविक स्थिति से पहले कुछ सेकंडों की घटना। वो किसके अंतर्गत आएगी? अचेतन मन के अंतर्गत आएगी। दोस्तों एक प्रश्न याद रखना आप आकारात्मक मॉडल का
इसमें जो बालक की जो समस्या होती है, बालक की जो समस्या होती है, समस्या का समाधान ढूंढता रहता है पर बालक को समस्या का समाधान नहीं मिल पाता है। पर लेकिन समस्या का जो समाधान है वो बालक को अचानक ही आता है। प्रश्न आ जाए किस मन के अंतर्गत जो बालक की जो समस्या है, बालक की जो क्या दोस्तों समस्या है, उसका जो समाधान है, समस्या का समाधान अचानक होता है, समस्या का समाधान अचानक होता है, वो दोस्तों क्या कहलाएगा, अचेतन मन के अंतर्गत। चेतन मन पढ़ा हम लोगों ने, अचेतन मन पढ़ा। दोस्तों एक अगले मन की बात करते हैं हम, किसको, अर्धचेतन मन। बहुत सी बुक्स में, किताब में, पेपर में अर्धचेतन मन नहीं आता है, उसका दूसरा नाम आ जाता है दोस्तों, उसको कहते हैं हम लोग क्या, अवचेतन मन। क्या कहलाता है वो, अर्धचेतन मन। दोस्तों समझने का प्रयास करना आप लोग, एक प्रश्न यहाँ से भी अपने को सीखने को मिल सकता है। अर्धचेतन मन, अर्धचेतन मन या कौन सा दोस्तों, अवचेतन मन भी कहते हैं इसको। अर्धचेतन मन या कौन सा, अवचेतन मन। अर्धचेतन मन का मतलब दोस्तों न तो बालक चेतन मन में, न ही किसमें, अचेतन में। बालक न तो क्या कहलाता है, चेतन, और नहीं क्या कहलाता है, अचेतन। दोस्तों अर्धचेतन, आधा सोया हुआ और आधा जगा हुआ। जैसे कहने का मतलब होता है दोस्तों, प्रयास करने पर भी, बालक खूब प्रयास कर रहा है, बालक खूब प्रयास कर रहा है, समाधान नहीं मिल पा रहा है। जैसे बोलते बोलते तुतला जाना, बोलते बोलते तुतला जाना। किसी व्यक्ति का हमको नाम याद है पर लेकिन वो अपने को नाम ही अब याद नहीं आ रहा है, तो दोस्तों वो कहलाती कौन सी स्थिति, अर्धचेतन की, आधा सोया हुआ और आधा जगा हुआ। जो ये बच्चे की स्थिति है, अर्धचेतन मन की स्थिति, जैसे मैंने आपको कई बार कहा है, जैसे मान लो हम सफ़र कर रहे हैं, सफ़र करते करते हमारा ध्यान आधा अपने जो बैग वगैरह होता है उधर जाता है, और आधा क्या बोलते हैं, मान लो अपने को, जैसे नाइट में सफ़र कर रहे हैं तो हो सकता है नींद भी आ सकती है, पर लेकिन जब हम लोग निद्रा में हैं, अर्धचेतन की अवस्था में आधे सोए हुए, तो अपना दिमाग उधर भी रहता है कि यार यदि मैं सो गया तो मेरे बैग को कोई ले जाएगा। तो कहने का मतलब ये अवस्था जो कहलाती है वो कहलाती दोस्तों कौन सी, अर्धचेतन की, आधा सोया हुआ और आधा जगा हुआ। और दोस्तों सब एक प्रश्न और याद रखना आप लोग इसमें, अर्धचेतन पेपर में जरूरी नहीं है कि आपको पेपर में अर्धचेतन मन मिले, हो सकता है वहाँ पर आपको पेपर में अवचेतन मन भी पेपर में आपको दो दे। और दोस्तों ध्यान रखना, प्रयास करने पर, बालक प्रयास करेगा जब जानकारी आएगी, बहुत ज़्यादा प्रयास करेगा अर्थात बहुत ज़्यादा ढूंढेगा, तब उसको कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर याद आएगा। किसके अंतर्गत दोस्तों, अर्धचेतन मन के अंतर्गत। पर लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रतिशत नहीं है कि बर्फ के टुकड़े के समान, सिर्फ बर्फ के टुकड़े का जो संबंध बताया है सिगमंड फ्राइड ने, चेतन और किसके अंतर्गत बताया दोस्तों, अचेतन मन के अंतर्गत पढ़ाया है। अब हम दोस्तों जो पढ़ने जा रहे हैं आकारांत मॉडल के बाद, मनोविश्लेषणवादी जो सिद्धांत है वो दूसरा दोस्तों कौन सा है, गत्यात्मक मॉडल। और गत्यात्मक मॉडल को व्यक्तित्व की मन की स्थिति के आधार पर दोस्तों 3 प्रकार का बताया सिगमंड फ्राइड ने, आप लोग इसको अच्छे समझना। पहला बताया दोस्तों एड, दूसरा बताया था ईगो, और दोस्तों क्या, सुपर ईगो। कौन सा मॉडल दोस्तों, ये गत्यात्मक मॉडल, गत्यात्मक मॉडल। एड, ईगो और क्या दोस्तों, सुपर ईगो। एड, ईगो और सुपर ईगो। एड का वास्तविक अर्थ क्या दोस्तों, इदम। एड का वास्तविक अर्थ क्या दोस्तों, इदम। ईगो क्या अर्थ है दोस्तों, अहम। सुपर ईगो का अर्थ क्या दोस्तों, परम अहम। इसको आप लोग अच्छे से सीखने का प्रयास करना, प्रश्न गलत नहीं होगा, बिल्कुल कह रहा हूँ, अच्छे से सीखोगे, पेपर में करके आओगे। एड का जो वास्तविक अर्थ है, एड का जो वास्तविक अर्थ है, इसका मतलब दोस्तों गलत इच्छाएं, गलत इच्छाएं। यदि बालक के मन में गलत इच्छाएं चल रही हैं, बालक के मन में गलत इच्छाएं, गलत इच्छाएं मतलब स्कूल से भागना, चोरी करना, झूठ बोलना, तो वो दोस्तों कौन सा मन कहलाएगी, वो किस स्थिति के अंतर्गत आएगी, इड के अंतर्गत। दोस्तों ईगो, ईगो का मतलब होता है बच्चे के अंतर्गत मानवीय प्रवृत्ति, सही इच्छाएं। क्या दोस्तों, सही इच्छाएं। और दोस्तों सुपर ईगो ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो कानून की बात ज़्यादा करते हैं, कानूनी प्रवृत्ति, ईश्वरीय प्रवृत्ति। दोस्तों इड, इड का जो संबंध बताया है मनोवैज्ञानिक ने, वो बताया है इट इज रिलेटेड टू वर्थ, अर्थात दोस्तों इसका जो संबंध है वो जन्म से आधारित है। प्रश्न आ जाए बालक के अंतर्गत जो गलत इच्छाएं होती हैं वो क्या है, जन्म से आधारित है। ये दोस्तों किस पर निर्भर करता है, बच्चे की सोसाइटी पर, किस पर, सोसाइटी पर, अर्थात दोस्तों समाज पर। और इट इज रिलेटेड टू माइंड, माइंड का मतलब होता है दोस्तों क्या, मस्तिष्क। जो बालक का माइंड कहेगा, विचार कहेंगे, उसके आधार पर बालक कार्य करेगा।
तो दोस्तों गत्यात्मक मॉडल के अंतर्गत सिगमंड फ्राइड ने जो मन की स्थिति बताई थी वो दोस्तों कितनी बताई थी? 3। इड, ईगो और क्या? सुपर ईगो। इड का मतलब होता है दोस्तों अचेतन मन। इसका जो संबंध होता है ध्यान रखना दोस्तों, अचेतन मन का राजा या अचेतन मन का स्वामी कुछ भी हो सकता है। देखो दोस्तों एक बात याद रखना, यदि बालक गलत काम कर रहा है, कभी भी बालक गलत काम कर रहा है, मान लो चोरी करनी है, झूठ बोलना है, वो तुरंत नहीं होता, पहले से अपने माइंड में विचार बनाता है कि मेरे को ये काम करना है। बच्चा को मान लो विद्यालय से भागना है, तो ये नहीं कि चलते क्लास से वो भाग जाएगा, वो पहले विचार बनाएगा कि अध्यापक जी इधर जाएंगे तो मैं इस हिसाब से वहाँ से विद्यालय से मेरे को निकलना है। तो दोस्तों जो इसका संबंध होगा वो किससे होगा? अचेतन मन से। और दोस्तों इसमें जो संबंध होगा बालक का किसका होगा? चेतन मन का राजा या चेतन मन का स्वामी। अर्थात दोस्तों जो वास्तविकता होगी, जो व्यक्ति देख के काम करेगा, कि कोई मान लो व्यक्ति सड़क पर गिरा हुआ है तो तुरंत उठाएगा उसको, चेतन स्थिति में, वास्तविकता स्थिति में सामाजिक प्रवृत्ति पाई जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर जो होगा बालक में उच्च भावनाएं पाई जाएंगी। कौन सी भावनाएं पाई जाएंगी दोस्तों? उच्च भावनाएं पाई जाएंगी। सबसे अच्छा प्रश्न आप सीखने को प्रयास करना, यदि ये जन्म पर आधारित है, जन्म पर आधारित है और व्यक्ति यहाँ पर गलत कार्य कर रहा है, व्यक्ति यहाँ पर गलत कार्य कर रहा है, तो जो इसकी प्रवृत्ति होगी दोस्तों, गलत कार्य करने वाले की जो प्रवृत्ति होगी वो कौन सी होगी दोस्तों? पाश्विक प्रवृत्ति। कौन सी प्रवृत्ति होगी दोस्तों? पाश्विक प्रवृत्ति। अर्थात दोस्तों इसको क्या मैं राक्षसी प्रवृत्ति भी कह सकता हूँ क्या? पेपर में प्रश्न आ जाए, राक्षसीय प्रवृत्ति कौन सी? इड की। और दोस्तों ये समाज पर आधारित है, समाज पर आधारित है। सही इच्छाएं, तो जो इसकी प्रवृत्ति होगी दोस्तों वो कौन सी होगी? सामाजिक। कौन सी होगी दोस्तों? सामाजिक या मानवीय प्रवृत्ति। दोस्तों मस्तिष्क पर आधारित, कानून की बात करने वाला सुपर ईगो, सुपर ईगो है। तो जो इसकी जो प्रवृत्ति होगी दोस्तों वो कौन सी होगी? आदर्शवादी। कौन सी? आदर्शवादी या नैतिकता या ईश्वरीय प्रवृत्ति। ये याद रख के जाना दोस्तों, बहुत अच्छे प्रश्न है। आदर्शवादी होगा सुपर ईगो, सामाजिक होगा ईगो, राक्षसी प्रवृत्ति होगी दोस्तों किसके अंतर्गत? इड के अंतर्गत। जन्म पर आधारित है दोस्तों, तो जैविक रूप से मान्य, याद रख के जाना, जैविक रूप से मान्य होगा, जैविक रूप से मान्य होगा दोस्तों। समाज पर आधारित है दोस्तों, तो सामाजिक रूप से मान्य, सामाजिक रूप से मान्य। और दोस्तों मस्तिष्क पर आधारित है, अर्थात दोस्तों सांस्कृतिक रूप से मान्य। कानून की बात करना, ईश्वर की बात मानना, तो दोस्तों किस पर? ये सांस्कृतिक रूप से मान्य होगा। कौन सा दोस्तों? सुपर ईगो। आगे बात करते हैं हम लोग। देखो यार एक बात याद रखना, जो व्यक्ति गलत काम करेगा, जो व्यक्ति क्या करेगा? गलत कार्य करेगा। इड का मतलब होता है गलत काम करना। तो एक बात याद रखना आप लोग कि प्रश्न आ जाए आपसे, इड, ईगो और सुपर ईगो में से सबसे ज़्यादा व्यक्ति सुखी कौन सा रहेगा? ये व्यक्ति अलग अलग नहीं होते कि ये तीन व्यक्ति अलग अलग है, ये व्यक्ति के अंतर्गत स्थिति पाई जाती है, ये एक ही व्यक्ति के अंतर्गत स्थितियाँ पाई जाती हैं। यदि अपन बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सुखवादी होगा, सबसे ज़्यादा सुखवादी होगा वो किसके अंतर्गत होगा? दोस्तों सबसे ज़्यादा जो सुखवादी होगा वो कौन होगा दोस्तों? इड होगा। क्योंकि व्यक्ति गलत काम करता है, जिसने गलत काम कर दिया, क्योंकि व्यक्ति पहली टेंशन नहीं है, किसी प्रकार का तनाव ही नहीं है, सबसे ज़्यादा सुख, क्योंकि स्कूल से भाग गया, जो स्कूल से भाग गया वो घर पे जाके बिल्कुल प्रसन्नता पूर्वक है, और जो स्कूल में बैठे हुए दुखी है। अर्थात व्यक्ति के अंदर सबसे ज़्यादा सुखवादी, क्योंकि जब गलत कार्य कर रहा है तो उसको पहले से मालूम है कि मैं गलत काम करूंगा तो टेंशन क्यों लेगा। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो सुखवादी जो व्यक्ति होगा वो कौन सी प्रवृत्ति होगा? इड प्रवृत्ति का। और दोस्तों अपन बात करते हैं ईगो का, इसकी जो प्रवृत्ति होगी दोस्तों वो कौन सी होगी? वास्तविकतावादी। कौन सी दोस्तों? वास्तविकतावादी या यथार्थवादी, या यथार्थवादी। और दोस्तों जो इसकी जो प्रवृत्ति होगी किसकी? कानून की, वो दोस्तों कौन सी प्रवृत्ति होगी? आदर्शवादी प्रवृत्ति। कौन सी होगी दोस्तों? आदर्शवादी प्रवृत्ति। दोबारा सीखने का प्रयास करना। गत्यात्मक मॉडल के अंतर्गत या मन व्यक्तित्व के आधार पर, मन की संरचना के आधार पर
किसने, सिगमंड फ्राइड ने 3 स्थिति बताई थी, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड को बताया था एकदम, ईगो को बताता है अहम और सुपर ईगो को बताया दोस्तों परम अहम। इड का गलत इच्छाएं, ईगो का सही इच्छाएं, सुपर ईगो का कानूनी प्रवृत्ति। इसका संबंध बताया जन्म से, इसका अर्थ बताया समाज से, और इसका किससे दोस्तों, मस्तिष्क से या माइंड से। अर्थात दोस्तों पेपर में प्रश्न आ जाए आपसे कि अचेतन मन का संबंध, क्या दोस्तों, अचेतन मन का संबंध याद रखना, जो व्यक्ति गलत काम करेगा तुरंत नहीं करता है, उसके माइंड में विचार पहले से ही चलते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, इड के अंतर्गत आएगा। और जो व्यक्ति, ध्यान रखना, इसका जो संबंध होगा चेतन मन से, और बालक में कौन सी इच्छाएं पाई जाएंगी दोस्तों, उच्च भावनाएं, किसके अंतर्गत, सुपर ईगो के अंतर्गत। जो व्यक्ति गलत काम करेगा उसकी प्रवृत्ति ऑटोमेटिक राक्षसी है, कौन सी प्रवृत्ति कहलाएगी दोस्तों, पाश्विक प्रवृत्ति कहलाएगी। और दोस्तों जो व्यक्ति अच्छे कार्य करेगा उसकी प्रवृत्ति दोस्तों कौन सी, सामाजिक या मानवीय प्रवृत्ति। और जो ईश्वर की बात मानता है, कानून की बात मानता है दोस्तों, जो उसकी प्रवृत्ति होगी आदर्शवादी, नैतिकवादी या कौन सी, ईश्वरीय प्रवृत्ति। और सबसे ज़्यादा जो मुख्य भूमिका होगी दोस्तों कि सबसे ज़्यादा जो बच्चा है सुखवादी, क्या दोस्तों, सुखवादी किसके अंतर्गत आएगा, इड के अंतर्गत आएगा। और जो व्यक्ति की स्थिति होगी वास्तविकतावादी, यथार्थवादी, वो किस में आएगी, ईगो के अंतर्गत आएगी। और ईश्वरीय दैवी प्रवृत्ति वो किसके अंतर्गत आएगी, कानूनी प्रवृत्ति। दोस्तों जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस प्रश्न को आप अच्छे से याद रखना, समझ के जाना, क्योंकि आर्टेट 2011, 2015, 2013, 2018 में प्रश्न यहाँ से आ चुके हैं। देखो दोस्तों सीखने का प्रयास करना, जो डीपली प्रश्न है पेपर के लिए, प्रश्न आ जाए एक बालक का इड, एक बालक का इड यदि सुपर ईगो पर हावी है, एक बालक का इदम किस पर दोस्तों, परम अहम पर हावी है। देखो दोस्तों ये इस पर हावी हो गया, किस पर, कानून पर। अर्थात ये 20 तो ये 19, ये 20 तो ये 19, इड इस पर हावी हो गया, किस पर, कानून को उल्लंघन कर रहा है। तो दोस्तों इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, अपराधी। कैसी होगी दोस्तों, अपराधी, क्योंकि इड किस पर हावी हो गया, सुपर ईगो पर, तो इसकी प्रवृत्ति कैसी हुई, ऑटोमेटिक अपराधी हुई। और दोस्तों मान लो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, क्या, कि एक बालक का सुपर ईगो, एक बालक का सुपर ईगो किस पर हावी हो गया दोस्तों, अब इड पर। ये 20 हो गया दोस्तों, ये 19, ये जो गलत काम करता था इसकी इच्छाएं दब गई, तो क्या अब इसकी प्रवृत्ति अपराधी नहीं होगी दोस्तों, इसकी प्रवृत्ति कैसे हो जाएगी, अब कानूनी प्रवृत्ति या आदर्शवादी, आदर्शवादी प्रवृत्ति हो जाएगी दोस्तों इसकी, आदर्शवादी। और अर्थात दोस्तों बालक की इच्छाओं का दमन। प्रश्न आ सकता है पेपर में कि बालक की इच्छाओं का दमन कब होगा, बालक की इच्छाओं का दमन कब होगा, जब सुपर ईगो या बच्चे का परम अहम किस पर हावी होगा दोस्तों, इड पर हावी होगा। क्यों, क्योंकि ये कानूनवादी है, ऑटोमेटिक ये इस पर हावी हो रहा है, तो दोस्तों इसकी प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी, ऑटोमेटिक आदर्शवादी। और जो गलत काम करना चाहता है उसकी इच्छाओं का दमन। अब दोस्तों मैं आपको जो एक प्रश्न बताने जा रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से याद रखना। इड, कौन दोस्तों, इड और सुपर ईगो, इड और क्या, सुपर ईगो, इन दोनों के मध्य कोई संबंध स्थापित नहीं है। ये अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है, दोनों एक दूसरे से कोई भी मतलब नहीं रखते हैं। तो दोस्तों इस समय जो बालक की जो स्थिति होगी वो कैसी होगी दोस्तों, कुसमायोजित। क्या होगी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न आ जाए आपसे कि बालक कुसमायोजित कब होगा, बालक कुसमायोजित कब होगा, जब इड और सुपर ईगो के मध्य कोई भी संबंध स्थापित नहीं है, तो बालक क्या होगा दोस्तों, वहां पर कुसमायोजित होगा। यदि इसी प्रश्न को आपसे पूछे कि बालक समायोजित कब होगा, बालक समायोजित कब होगा, अर्थात दोस्तों बालक में ईगो कब पाया जाएगा, बालक में ईगो कब पाया जाएगा, जब इड और क्या, सुपर ईगो, इड और क्या, सुपर ईगो, इन दोनों के मध्य संबंध स्थापित है। अर्थात ये भी इसकी बात मान रहा है, ये भी इसकी बात मान रहा है, दोनों के मध्य संबंध स्थापित है, तो दोस्तों बालक में समायोजित होता है। अर्थात दोस्तों बालक में ईगो पाया जाएगा। एक प्रश्न दोस्तों सीटेट की एग्जाम में आया था, यहाँ से प्रश्न कि बालक में विक्षिप्त अवस्था कब पाई जाती है, बालक में, अच्छा बालक विक्षिप्त अवस्था में कब रहता है। अर्थात दोस्तों विक्षिप्त अवस्था का मतलब होता है बेचैन रहना। क्या दोस्तों, बेचैन रहना, विक्षिप्त अवस्था। तो याद रखने का प्रयास करना दोस्तों, इड और सुपर ईगो, क्या दोस्तों, इड और सुपर ईगो दोनों एक हो गए दोस्तों, 1 + 1 बराबर, यहाँ पर दोनों 11 हो गए हैं। वैसे 2 होते हैं पर लेकिन 1 और 1 11, ये दोनों मिलकर अब 11 हो गए, 2 हो गए हैं, कुछ भी मान लो आप, ये अकेला पड़ गया कौन सा, ईगो। अब ये दोनों मिलकर किस पर हावी हो रहे हैं, ईगो पर।
किस पर हावी हो रहे हैं दोस्तों? ईगो पर प्रश्न आ जाए, एड और सुपर ईगो मिलकर ईगो पर हावी हो जाते हैं। कैसे दोस्तों? एक बार आपने पाँचवीं क्लास में एक हिंदी की बुक्स में आपने एक कहानी पढ़ी होगी कि एक छोटा बच्चा गुड़ चोरी करना चाहता है, मिठाई चोरी करना चाहता है। तो उसके दिमाग में चोरी करने की आदत है, उसके दिमाग में आया गलत काम करने की प्रवृत्ति कि मेरे को चोरी करनी है। फिर उसके दिमाग में एक तुरंत स्थिति आ जाती है कि यदि मैं चोरी करूँगा तो मेरे को जो दुकान का मालिक है उसको मालूम चल गया तो वो मेरे को पीटेगा। देखो दोस्तों, कानूनी प्रवृत्ति भी है उसके अंतर्गत। और दोस्तों क्या है? गलत काम करने की प्रवृत्ति। और बालक कौन सा है? ईगो। सामाजिक है, दोनों प्रवृत्ति एक साथ आ रही है, अर्थात दोनों मिलकर किसको परेशान कर रहे हैं? ईगो को परेशान कर रहे हैं। तो दोस्तों बालक की जो अवस्था होगी उस समय कौन सी अवस्था कहलाएगी? विक्षिप्त अवस्था, अर्थात दोस्तों बेचैन की अवस्था कि ईड की बात माननी है या सुपर ईगो की बात माननी है। तो दोस्तों यहाँ से इस प्रश्न को आप मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत को पढ़ के जाना। प्रश्न पिछली बार आया था 2015 की रीट में, बहुत अजीब प्रश्न आया कि बुरे प्रबंध के लिए कौन जिम्मेदार है? बुरे प्रबंध के लिए कौन जिम्मेदार है? बुरे प्रबंध के लिए कौन जिम्मेदार है? तो दोस्तों अपन बात करेंगे बुरे प्रबंध के लिए। बुरे प्रबंध का मतलब जहाँ पर बुरे का मतलब दोस्तों क्या? गलत काम करना। तो क्या आंसर होगा दोस्तों उसका? एड काम होगा। तो ये चीज़ यदि आपसे प्रश्न पेपर में आ जाता है, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपका प्रश्न पेपर में यहाँ से गलत नहीं होगा, क्योंकि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाना कि ईड क्या है, ईगो क्या है और सुपर ईगो क्या है। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि इससे संबंधित पेपर में किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक प्रश्न रख सकता है। जैसे आपसे प्रश्न आया खाओ पियो मौज करो मस्त रहो, ये कौन सी प्रवृत्ति होगी बालक के अंतर्गत? खाओ पियो मौज करो मस्त रहो ऐश करो। तो दोस्तों ये आपके अनुसार मैं आपके सामने, जैसे अभी हमने पढ़ा एड पढ़ा, ईगो पढ़ लिया, सुपर ईगो पढ़ लिया, खाओ पियो मौज करो मस्त रखो, किसी से कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों कौन सी प्रवृत्ति होगी बालक के अंतर्गत? एड की, क्योंकि गलत काम करना, किसी से कोई मतलब नहीं रखना, बस सुख। अभी हमने बात की सुख में रहना, सुखवादी सिद्धांत, अर्थात दोस्तों पेपर में सुखवादी नहीं आए तो आनंदवादी आ सकता है। खाओ पियो ऐश करो किसके अंतर्गत आएगा? एड के अंतर्गत। जैसे मौज करना, क्या दोस्तों? मौज करना, मनोरंजन करना, आनंद लेना किसके अंतर्गत आएंगे? एड के अंतर्गत। एक प्रश्न बता रहा हूँ मैं दोस्तों कि निर्णय लेना, महत्वपूर्ण कार्यों में निर्णय लेना। जो व्यक्ति सामाजिक होगा दोस्तों वही व्यक्ति क्या महत्वपूर्ण कार्यों में निर्णय ले सकता है, कि महत्वपूर्ण कार्यों में क्या लेना दोस्तों? निर्णय लेना। और मैं आपसे अब दोस्तों प्रश्न पूछने जा रहा हूँ कि अवास्तविक, जैसे हमने पढ़ लिया वास्तविकता, अवास्तविक कौन सा है? तो दोस्तों क्या आंसर आएगा इसका? सुपर ईगो। ये प्रश्न है दोस्तों, 2-4 प्रश्न कि निम्न में से अवास्तविक प्रधान मन की स्थिति कौन सी है? एड की, ईगो की या सुपर ईगो की? तो क्या आंसर आएगा दोस्तों? अवास्तविक। सबसे ज़्यादा व्यक्ति कामुक होता है एड वाला, गलत काम करने वाला कामुक, निद्रा में रहने वाला। कौन सा? एड। खाओ पियो मस्त रहो किसके अंतर्गत आएगा? एड के अंतर्गत। महत्वपूर्ण कार्यों में निर्णय लेना, सबसे ज़्यादा परिश्रम करने वाला व्यक्ति, कार्य करने वाला जो व्यक्ति होगा वो कौन सा कहलाएगा दोस्तों? ईगो कहलाएगा। और दोस्तों यदि आपसे प्रश्न पेपर में आ जाए कि चेतन अचेतन और अर्धचेतन, चेतन अचेतन और अर्धचेतन, ये तीनों जो अवस्थाएं दोस्तों बात की हमने, चेतन अचेतन और क्या अर्धचेतन, वो किसके अंतर्गत पाई जाएंगी? तो दोस्तों क्या आंसर आएगा उसके अंतर्गत? सुपर ईगो। चेतन अचेतन और क्या दोस्तों? अर्धचेतन। ये जो मन के तीनों प्रकार हैं, चेतन अचेतन अर्धचेतन, वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों? सुपर ईगो के अंतर्गत आएंगे। और दोस्तों मैं आपसे प्रश्न एक पूछ रहा हूँ, सपनों पर नियंत्रण, सपनों पर नियंत्रण, कि एक व्यक्ति अपने सपनों पर तुरंत नियंत्रण कर लेता है, ज़्यादा भागता नहीं है कि मैंने सपने में ये देखा है, बस अपने सपनों को बस देखा और उस पर क्या किया? नियंत्रण किया। तो दोस्तों क्या आंसर आएगा? नियंत्रण कौन करने वाला व्यक्ति? वास्तविकवादी, मानवीय प्रवृत्ति। तो सपनों पर नियंत्रण, कि कौन सा व्यक्ति सपनों पर नियंत्रण कर सकता है दोस्तों? क्या आंसर आएगा उसका? ईगो पर, क्योंकि ये प्रश्न पेपर में सीटेट में आ चुका था कि सपनों पर नियंत्रण कौन व्यक्ति कर सकता है। और दोस्तों यदि आपसे प्रश्न आ जाए कि सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेना, मैंने आपको बता दिया, एक प्रश्न आया था मेरे बुद्धि से कार्य करना या सिपाही का कार्य करना, सिपाही का कार्य करना। तो दोस्तों क्या आएगा? महत्वपूर्ण निर्णय में लेना निर्णय कौन? ईगो। जैसे व्यक्ति बुद्धि से कार्य करेगा, किससे? सोच विचार के कार्य करेगा, बुद्धि से कार्य, अर्थात दोस्तों इसको जो उपाधि दी है वो दी है सिपाही की। किसकी दोस्तों? एक सिपाही की। तो दोस्तों एड, ईगो और सुपर ईगो
ये गत्यात्मक मॉडल के अंतर्गत तीनों स्थितियाँ आ रही है और अपने को पेपर में किसी प्रकार से गलत नहीं करना है। अर्थात दोस्तों जो ईड के अंतर्गत बस वही काम आएंगे, कौन से गलत कार्य करना, व्यक्ति गलत करना। जैसे पेपर में प्रश्न आ गया विद्यालय से भागना का प्रश्न आ गया दोस्तों, विद्यालय से भागना, विद्यालय से भागना, चोरी करना, वो किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों, झूठ बोलना किसके अंतर्गत आएंगे, ईड के अंतर्गत आएंगे। तो ईड, ईगो और सुपर ईगो, इसको मैंने आपको विस्तार से पढ़ा दिया है। तो दोस्तों अब जो हमने चेतन, अचेतन, अर्धचेतन की बात कर चुके हैं, ईड, ईगो, सुपर ईगो की बात कर चुके हैं। अब हम जो बात करेंगे दोस्तों मनोविज्ञान में व्यक्तित्व की गतिकी के बारे में बात करेंगे और मनोलैंगिक विकास को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की जो ये लाइव क्लास है कौन सी, मनोविश्लेषणवादी की व्यक्तित्व की संरचना, इस क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी दोस्तों वो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत की 2 पार्ट्स की होगी, जिसमें क्या बोलते हैं व्यक्तित्व की गतिकी और व्यक्तित्व की मनोलैंगिक जो विकास है बालक की 5 अवस्थाएं, वहाँ से भी पेपर में प्रश्न आ जाएगा। तो दोस्तों उसको नेक्स्ट क्लास में आप वेट करना। आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का क्या दोस्तों नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ दोस्तों अब मैं आपको मनोविज्ञान के लाइव क्लासेज के साथ क्वेश्चंस की कुछ ऑनलाइन स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप लोग अधिक से अधिक दोस्तों को बोलिए और आप लोग उसमें भाग लीजिए, क्योंकि मेरा जो टारगेट है कि आपको रीट के एग्जाम में सफलता दिलाना, और मैं भी चाहता हूं कि आपको कम से कम 5000 क्वेश्चंस मनोविज्ञान के ऐसे सॉल्व कराऊं कि आप पेपर में 30 क्वेश्चंस को बिल्कुल सही करो। धन्यवाद।